सो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया। काइनेटिक एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब से ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप किसी ना किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी कहता हूं तो आप में से कुछ लोग के दिमाग में ये फॉर्मूला आता है कि ओके दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है जो बहुत अप्रोक्सीमेशंस लेने के बाद एमजीएच आती है। फिजिक्स में कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट आप मॉलिक्यूल्स में भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे जो इलास्टिसिटी की वजह से आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, पोटेंशियल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे करते हैं, एमजीएच है क्या चीज, वो सारा आज कोशिश करेंगे कि ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट करें। ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। सो देखो पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या, पोटेंशियल एनर्जी यहीं से स्टार्ट होगा। कंजर्वेटिव फोर्स सिंपली वो फोर्स है जिस फोर्स में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। सो कंजर्वेटिव फोर्स फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन इज independent of path. It depends on initial and final position. It depends only on initial and final position. तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या है। मतलब समझो, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए से लेकर बी तक आप कई पाथ से जा सकते हैं। आप ए से बी तक स्ट्रेट जा सकते हैं, आप ए से बी तक ऐसे घूम के जा सकते हो, आप ए से बी तक ऐसे घूम के जा सकते हैं। किसी भी पाथ से आप जाइए ए से बी तक, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम है। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम होगा। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ अलग अलग है लेकिन तीनों में इनिशियल और फाइनल सेम है, तीनों में वर्क डन सेम आएगा। W1, W2, W3 सेम। तो वो फोर्सेस जहां वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, ऐसी फोर्सेस को आप कंजर्वेटिव फोर्सेस। दीज आर वेरी वेरी स्पेशल फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इन्हीं फोर्सेस के लिए आती है। एग्जांपल्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये एग्जांपल्स हैं आपकी कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक चीज और देखिएगा, अगर एक और प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट, वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप इनिशियल से फाइनल किस पाथ से जा रहे हैं। आप किसी भी पाथ से इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक जाइए, आपका वर्क डन सेम रहेगा। दूसरा है कि अगर आपने क्लोज पाथ में ले लिया तो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, closed path is zero.
तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके सिस्टम में एक्ट कर रही हैं और आप एक क्लोज पाथ से जा रहे हैं तो वर्क डन 0 होगा। देखिए क्लोज पाथ का मतलब क्या है, ए से आपने स्टार्ट किया, ए से आप गए पॉइंट बी तक ऐसे, फिर आप बी से वापस ए पर आ गए, तो जो क्लोज पाथ, ए से बी गए, बी से ए आ गए, तो इस क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा उसको ऐसे लिखेंगे। वर्क डन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, एफ डॉट डी आर, वेरिएबल फोर्स के लिए। अगर पाथ क्लोज्ड है तो यहाँ क्लोज लगा दो, दैट वर्क डन इज 0। अब इसमें से कुछ लोग कह रहे होंगे अरे यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर द क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। ऐसा नहीं है, पूरे पाथ में फोर्स वेरी कर रही है। मैं ऐसा नहीं ले रहा कि पूरे पाथ का मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 0 और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे पाथ में फोर्स वेरी कर रही है, तो हम हर छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन ले रहे हैं और उस वर्क डन को ऐड करते हुए चल रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज पाथ में ऐसा नहीं हो रहा कि आप ये समझ रहे हो कि मैंने पूरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और मैंने उसे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, फोर्स वेरिएबल है। इस पूरे पाथ को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर स्मॉल एलिमेंट के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तब जाकर 0 आता है। बहुत अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है ना? नहीं, बहुत कम फोर्सेस हैं जो फोर्सेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट हम अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना प्रसाद। दिस इज 0, तुम सही कह रहे हो, 0, बट इस टोटल डिस्प्लेसमेंट से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। यहां से यहां तक बताओ क्या 0 है रशाद? नो सर। तो हमने इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया, इसके लिए 0 है। नहीं सर। सारे स्मॉल एलिमेंट्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर उस वर्क डन को ऐड किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि टोटल 0 है। हाँ, हमारा टोटल 0 है ना, मतलब नेट टोटल वर्क डन इज 0 फॉर अ क्लोज पाथ इज 0। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंजर्वेटिव फोर्स की। पहला, वर्क डन विल डिपेंड ओनली ओवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोअर। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप एक क्लोज पाथ ले लेंगे, उस क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा। इतना लिखिए और मुझे बताइए इसमें कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। सर यस सर, लेकिन 0 होता क्यों है सर अल्टीमेटली? अभी आपको करके दिखा देते हैं 0 क्यों आएगा। मैथमेटिकल फोर्सेस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि 0 आ जाएगा। एक चीज और समझिए, अगर ये वर्क डन 0 आ गया, दैट मीन्स कोई एनर्जी में लॉस नहीं, आपकी एनर्जी कंजर्व है। अगर ये 0 नहीं आया, इसका मतलब होगा आपकी एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जब वर्क डन करती हैं तो एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होता। अगर आप फिजिकली देखो, हर चीज के दो एक्सप्लेनेशन होते हैं, एक फिजिकल एक मैथमेटिकल। मैथमेटिकल तो जब हम कोई टाइप ऑफ फोर्स लेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिजिकल एक्सप्लेनेशन यही है इसका कि यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होता। लाइक अगर सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो कभी भी हीट डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फोर्स लो जो कंजर्वेटिव नहीं है, लाइक फ्रिक्शन ले लो, तो वहाँ हीट डेवलप करेगी, वो शो करेगा कि वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं। सर ये जो सेकंड वाला है एग्जांपल, ये आपने ए टू बी से वापस बी टू ए चला गया, इसमें एक सेकंड सर, सोचने भूल गया मैं। सर फर्स्ट केस में सर वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 3 कैसे हो गया सर इक्वल से? यही प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने कहीं प्रूफ नहीं किया, मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एक फोर्स लेकर कि ये कैसे आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। दानिश अभी मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेके मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके सर। सर हाँ याद आ गया सर, वो क्वेश्चन में ये बोलेगा ना ए टू बी और बी ए पूरा टोटल उसका वर्क डन निकालो, ये तो नहीं बोलेगा कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस का वर्क डन निकालो। तो सर तो फिर हमें तो ये मतलब ये सीखने की क्या जरूरत है कि ये छोटे छोटे में वर्क डन 0 नहीं है? क्योंकि टोटल वर्क डन ऐसा नहीं आएगा कि आपने टोटल फोर्स और टोटल डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लिया, ऐसे नहीं आएगा।
आएगा ऐसे ही कि आप स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के लिए लेकर इंटीग्रेट करो, इसलिए रशा फर्क है ना दोनों में। सर यस सर। सर 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 हाँ अजलान सुनाइए सर आगे। आवाज आ रही? सर अगर फर्स्ट वाले पॉइंट में सर अगर आपने कहा अगर सर पाथ की लेंथ अगर ज्यादा भी हो तो सर तब भी तो वर्क डन सेम ही होगा ना? बिल्कुल वर्क डन सेम होगा, इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए, कितना भी घूम के चला जाए ऐसे भी ओके सर। सेम। सर सर ये जो टोटल वर्क डन 0 है, मतलब सर जब छोटे छोटे उसमें भी कुछ वर्क डन आएगा तो सर टोटल 0 कैसे हो जाएगा ऐड करके? यही स्पेशलिटी है इस फोर्स की कि सबको ऐड करने के बाद होगा ऐसे कि जितना इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा ना शफक, उतना ही इस डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, ताकि जब आप ऐड करो तो ये 0। अच्छा अच्छा ओके सर। सर आपने जो अभी बताया कि एनर्जी हीट के फॉर्म नहीं होगा, वो क्या था, समझ में नहीं आया। देखो जब भी आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करती हैं तो आपकी एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपकी एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हीट जनरेट नहीं होगी, तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी में वेस्टेज नहीं होगा। और वो चीज़ ये शो कर रही है कि टोटल वर्क डन जहाँ से शुरू किया दोबारा वहीं आ गए, टोटल वर्क डन 0, दैट मीन्स चेंज इन एनर्जी इज 0। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी। अगर वर्क डन 0 नहीं आता तो एनर्जी में कुछ लॉस हो रहा होता। सही सेकंड डायग्राम पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि वर्क डन निकालो इस पूरे केस में। हाँ बिल्कुल ये आएगा सर कि तो आपसे हम बस पूछेगा टोटल जल्दी से ये वर्क डन। देख के, सही है A to B आ रहा है, B to A आ गया, हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम फॉर्मूला कुछ भी बिना लगाए उसे बोल देंगे कि वर्क डन 0 हो गया। जी नहीं, आपको वो बताएगा थोड़ी ना कि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दे देगा। आप पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको वर्क डन सिखाया, सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो आप कहोगे वर्क डन 0। आपको थोड़ा ना कहेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है और क्लोज पाथ के लिए वर्क डन निकाल दो, इतना मजाक थोड़ा ना करेगा तुम्हारे साथ। मुझे पता बच्चे इतने समझदार हैं कि याद होगा। आपको फोर्स देगा, आपसे कहेगा वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, फिर कम्स आउट टू बी 0 देन योर फोर्स इज कंजर्वेटिव, अदरवाइज। सर आशा सर ये फर्स्ट वाले डायग्राम में थोड़े ना वर्क डन 0 होगा। नहीं, यहाँ वर्क डन 0 नहीं है, तो वर्क डन इक्वल है। वर्क डन 0 तब होगा जब क्लोज पाथ होगा, जहाँ से शुरू किया दोबारा वहीं आना। ओके सर। सर फर्स्ट वाले में 0 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का जो रिलीज होगा, हीट मतलब हीट रिलीज नहीं होगा यहाँ पे भी। यहाँ भी रिलीज नहीं होगा। आप ना सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि हीट रिलीज होगी या नहीं, ये तभी डिसाइड करते हैं जब आप वापस अपनी जगह हीट और वर्क डन को जब आप कनेक्ट कर पाओगे, जब दोबारा वहीं आते हैं। रशाद क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पता लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें पता लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। नहीं, क्वेश्चन को भाई आप डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉल्व करेंगे। शायद कल मैंने आपको सॉल्व करवाया था, फोर्स दिया था कि x dx, कल 2x dx फोर्स दिया था, इंटीग्रेट करवाया था। यस मैं यहाँ आपको वर्क डन का कोई नया मेथड नहीं सिखा रहा। वर्क डन आपको सीख चुके हैं, आपकी वेरिएबल फोर्सेस को कैसे डील करते हैं। अगर वो वर्क डन आप कैलकुलेट करते हैं और वो वर्क डन आपका 0 आ जाए तो आप कहोगे फोर्स कंजर्वेटिव। वर्क डन 0 नहीं आता तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं। मैं आपको यहाँ पर कोई आपको नया वर्क डन का मेथड नहीं सिखाएगा। वर्क डन आप सीखे सिखाए, आप जानते हैं। आपको फोर्स देगा, ये तो प्रॉपर्टीज है ना। आपको कोई एक फोर्स देगा, वो कहेगा भाई 2x फोर्स है, 2x स्क्वायर, जरा चेक करो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0 आ जाएगा तो 0, नहीं आएगा तो 0 नहीं। तो ये कैसे पता लगा कि ये क्लोज पाथ के लिए हम चेक करेंगे पहले? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना, अगर कंजर्वेटिव आपको प्रूफ करना है तो क्या प्रॉपर्टी है, क्लोज पाथ पे वर्क डन 0 आना चाहिए, एक यही चीज। यस सर। तो आप इसीलिए क्लोज पाथ के लिए वर्क डन लेंगे, 0 आ गया तो कंजर्वेटिव। अच्छा सर, ओके समझा। हम यहाँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करने का कोई नया मेथड नहीं सीख रहे। वर्क डन आप सीख चुके हैं और यहाँ मैंने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया, मैंने जस्ट प्रॉपर्टी लिखी है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक पर्टिकुलर फोर्स लेते हैं और देखते हैं उस फोर्स के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तब आपको कैलकुलेशन समझ में।
तो ये कंजर्वेटिव फोर्स मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और याद रखिएगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है सिस्टम में तो एनर्जी भी पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट नहीं होता। For conservative force, no part of energy is dissipated as heat. एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट नहीं होता। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आप कहते हैं वो सिर्फ आप उन्हीं फोर्सेस के लिए लोगे जो कंजर्वेटिव। Concept of potential energy is valid only for conservative force. जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, सो यू हैव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आपके सिस्टम में आ जाएगी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे। सही जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है ये समझा। ये तो मैंने आपको फैक्ट बताया, इसमें मैंने कुछ नहीं समझाया, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आएगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इसको डिराइव कर सकते हैं बट इसकी डेरिवेशन स्कूल सिलेबस के बिल्कुल बाहर होगी। अब इतना लिख लिया सबने, तो मैं एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स एक जनरल कॉन्सेप्ट है। कई तरह की फोर्सेस हो सकती हैं जो कंजर्वेटिव हो। मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि इनिशियल से जो भी वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। मैं आपको नहीं सिखा रहा कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वर्क डन कैलकुलेट करना आप जानते हैं। अगर आपने एक क्लोज पाथ में ले लिया तो वर्क डन वुड बी 0 फॉर अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जानते हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन इंटीग्रल के बाद आता है। तो कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। तीसरा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं होगा। ये वाला पॉइंट जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए, जैसे आप लोग कैलकुलेशंस के लिए परेशान थे, एक एग्जांपल show that gravitational force is conservative. Show that gravitational force is conservative. कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ ये प्रूफ करना होगा कि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें मैं कई केसेस ले लेता हूँ। केस 1, मैंने एक मास ले लिया m। इस मास m को मैं कुछ h हाइट तक लेकर जा रहा हूँ। मास m को h हाइट तक लेकर, इसे h हाइट तक लेके जाने में कुछ वर्क डन करना होगा, वर्क डन कैलकुलेट कर लेता है। तो देखिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अपवर्ड्स आप लेकर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज h। तो जो वर्क डन होगा that work done is F dot S। आप work done को लिख सकते हैं this is Fs cos 180। Fs cos 180। फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट, ये हम कई बार कर चुके हैं, अभी हम उससे रिपीट मत कराना। फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h, 180 is -1, सो वर्क डन आ गया -mg। पहला पाथ। अब h हाइट तक आप और तरह से भी ले जा सकते हैं। मैं पाथ चेंज कर देता हूं, मैं पाथ थोड़ा चेंज कर देता हूं कि h हाइट तक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, उससे लेकर जा रहा है।
कुछ इंक्लिनेशन थीटा है, ये हाइट h है, ऊपर तक लेकर जा रहा है। तो अगर आपने यहां बॉडी रख दी मास m की, बॉडी का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा विच इज mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, s डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होगा वो एंगल इतना आएगा। अब देखो ये एंगल, ऐसे इस एंगल की जरूरत नहीं है, तो मैं mg sin थीटा से कर सकते हैं। ये वेट है, सिखाया था आपको रिजॉल्व करना, ये थीटा तो ये भी थीटा। भाई देखिए फिजिक्स बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो चीज मैं एक बार सिखा चुका हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद हो। जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्लासेस मिस करते हैं उनके लिए हमेशा फिजिक्स एक हेडेक रहेगा। सब इंटर रिलेटेड है, मतलब आप ये समझिए फर्स्ट बुक एक चैप्टर है, बिल्कुल वो थ्रिलर वाली कॉमिक्स आती है ना, बुक्स होती हैं, उसकी तरह है। कोई एक चैप्टर छोड़ दिया आपने, आगे की चीजें समझाना मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम कर चुके हैं कि वेट को रिजॉल्व करते हैं, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है कि mg cos थीटा की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, जो वर्क डन होगा mg sin थीटा की वजह से होगा, क्योंकि अलोंग द प्लेन mg sin थीटा एक्ट कर रहा है। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी दिस इज fs cos फाई कह देता हूँ क्योंकि थीटा एंगल तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ जो फोर्स है दैट फोर्स इज mg sin थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर तक लेकर जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट s है। कॉस को बता सकता है मुझे एंगल क्या होगा mg sin थीटा और फाई के बीच और s के बीच में? सर 180। नहीं सर 180 सॉरी। सर 90 हो। 180। भाई एक नीचे फोर्स एक्ट कर रही है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर कर रहा है cos 180। करिए इसको आगे कैलकुलेट कीजिए 2 मिनट। तो दोबारा देख लीजिए, इंक्लाइंड प्लेन पर ये था फोर्स fs cos थीटा, फोर्स mg sin थीटा था, डिस्प्लेसमेंट s था, cos एंगल mg sin थीटा डाउन द प्लेन एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अप द प्लेन एक्ट कर रहा है, एंगल 180 डिग्री, cos 180 is -1। sin थीटा को आप h by s लिख सकते हैं, तो वॉक आ गया mg h by s into s into -1, s से s कैंसिल हो गया, वॉक डन आ गया माइनस ऑफ mg, ये वॉक डन हो जाएगा माइनस mg। रब कर दूं इसको मैं? नो सर नो सर। दानिश समझ में आए? यस सर। साजिद? यस सर। मरियम क्लियर है ये? मुबश्शिरा? यस सर जी सर। राहिब समझ में आ रहा है आपके? यस सर। सर डाउट क्लास संडे है ना सुबह? मैं रब कर दूं इसको? सर बस यस सर। भाई हो जाए तो बताइएगा। कमर आपकी समझ में आ रहा है? डन सर। ओके चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। डन सर। अच्छा कल से मैं एक नई बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, हिमांशु आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 7:15 से कल से। ओके सर। 7:15 दिया हुआ 7:15 से कल मैं फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इनसे करेंगे। सर और सर कौन से चैप्टर से होगा? जी फर्स्ट चैप्टर से होगा, फ्रेश बैच है, नया बैच। सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ?
हाँ, अगर आपकी टाइमिंग किसी के साथ क्लैश नहीं करती है तो कर सकते हैं। सर कितने बजे है वो? 7:50। ओके सर। और सर ये वाला बैच? ये तो जैसा है वैसा रहेगा। फ्राइडे तो इस बैच की क्लास होती नहीं है आपकी, या होती है? ये 2 अलग अलग बैचेस हैं, कई बैचेस होते हैं। हाँ, इसी लिंक से। सर फर्स्ट चैप्टर होगा ना? ओके सर। अब देखिए, इसी काम को आप कई तरह से कर सकते हैं। अब ये केस 3 देखिए। सो बैक टू द टॉपिक। हाँ, आप h हाइट तक लेके जा रहे हैं, h हाइट तक स्ट्रेट लेके गए, वॉक डन mgh, इंक्लाइन प्लेन बनाकर लेके गए, वॉक डन mgh। अब आप स्टेप्स बना लो, ऐसे करके ना आपने n स्टेप्स बना लिए। तो 3 ही शो कर रहा हूँ, कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। टोटल हाइट h तक लेके जा रहे हो। अब ग्रेविटी का असली टेस्ट तो यहाँ आएगा कि अगर ये कंजर्वेटिव है तो इन स्टेप्स के थ्रू भी वॉक डन सेम रहना चाहिए। तो मैंने बॉडी को यहाँ रखा। ये जो वर्टिकल स्टेप्स हैं इसे मैं y1 कह देता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्टेप को मैं x1 कह देता हूँ। फिर ये एक वर्टिकल स्टेप आया, इसे मैंने y2 कह दिया। हॉरिजॉन्टल स्टेप आया, इसे मैंने x2 कह दिया। फिर वर्टिकल स्टेप आया, इसे y3 कह दिया, इसे x3 कह दिया, और ये बढ़ता चला जाएगा n तक। बस आपको ये पता होना चाहिए इस डायग्राम को देखकर कि y1 में y2 और y3 और सब n तक ऐड कर दूं तो ये h हो जाएगा। अगर इसको n स्टेप्स में डिवाइड कर दूं, सबके y ऐड करता चला जाओ तो h। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं। नो सर। तो क्या लिखा है आपने? y1 + y2 + y3। रशाद, मुझे बताओ, पढ़ते पढ़ते तुम कहाँ गायब हो जाते? नहीं, मैं तो अभी यहीं पे था। तो ये y1, ये ना, ये वाला स्टेप y1, ये वाला स्टेप y2, ये y3, इन तीनों को ऐड करूंगा तो हाइट h आएगी। यस सर। इसको ऐड करूंगा तो हाइट h आएगी ना। यस सर। बस यही लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं कह रहा हूँ अगर n स्टेप्स हो तब भी ऐड करने के बाद तो h ही आएगा। कितने भी स्टेप्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब सारे वर्टिकल स्टेप्स को ऐड करूंगा तो h आएगा। सर आपने प्लस माइनस yn लिखा है। हाँ सर, ये प्लस माइनस क्या है? ये n मैं वही पूछ रहा था। डॉट 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 एंड सबट्रैक्ट नहीं कर रहा मैं, डॉट लगा रहा हूँ कि डॉट डॉट टाइम वी ऐड। ओके टोटल वॉक डन। तो देखिए, जब आप टोटल वॉक डन लेंगे, हर स्टेप के लिए लेते हैं, पहले वर्टिकल स्टेप के लिए लेते हैं। देखिए, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, और इस उम्मीद के साथ मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूला जानते हैं, F cos थीटा। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, y1 ऊपर, तो F इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज y1 cos 180, क्योंकि फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लेकर जा रहा है। अब हॉरिजॉन्टल स्टेप पर आ जाओ। फोर्स तो नीचे ही एक्ट करेगी mg, बट डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं mg x1 cos 90। इसी तरह से आप इसे और ऊपर ले जाओ, y2, तो ये आ जाएगा mg y2 cos 180। फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। फिर हॉरिजॉन्टल आप ले जाइए। भाई cos 180 कितना होता है? cos 90 0। ऐसी y3 ऊपर ले जाइए, ये आ जाएगा mg y3 cos 180, प्लस ये x आ गया, it's mg x3 cos 90। जब आप ऐड करोगे cos 180 -1 होता है, सो इट्स माइनस mg y1, सेकेंड टर्म 0 है, माइनस mg y2, थर्ड टर्म 0 है, माइनस mg y3, लास्ट टर्म भी 0। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ mg, तो आपने कॉमन ले लिया, इट्स y1 y2 y3। अगर और n टर्म्स होती तो 2n चला जाता। अभी देखो y1 + y2 + y3 अप टू yn को h लिख सकते हैं। तो वर्क डन फिर से कितना आ गया, माइनस ऑफ। सो आप किसी भी पाथ से चले जाएं, वर्क डन सेम रहेगा। अगर ग्रेविटी, आप इस प्रॉब्लम को फ्रिक्शन लेकर कर लो, कभी μn आता है फ्रिक्शन, करके देखो, कभी वर्क डन सेम नहीं आएगा, हर पाथ में वर्क डन लगा रहा होगा।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जल्दी से लिख डालो इसे, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी कर लेते हैं। सर अगर डिस्प्लेसमेंट हम नीचे करेंगे तो? हम तो बॉडी को तीनों केसेस में एक चीज तो मेंटेन करनी होगी ना, मुझे बॉडी को ए से लेकर बी एच हाइट तक लेकर जाना है। यहीं से शुरू किया था ना केस 1। जी सर, वही मैं पूछ रही, मतलब ऊपर से नीचे लाएंगे तो भी वैसे ही रहेगा? डिफरेंस आ जाएगा, मतलब माइनस mg प्लस mg आ जाएगा। आपने तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट बदल दिए ना। अगर आप कह रही हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आप कहती हैं ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इनिशियल, ये फाइनल। जब आप बदल देंगे तो वर्क डन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप इनिशियल, जी जी सर। इसीलिए सब में मैंने इनिशियल और फाइनल सेम रखे कि नीचे से ऊपर एच हाइट तक जा रहा है। भाई ये क्लियर हुआ सबका? कोई डाउट किसी को? सर ये cos 90 कैसे आया? हाँ देखो, वेट तो डाउनवर्ड और आप बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेकर जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्टेप में तो ऐसे ही चलेगी ना। तो यस सर ओके। वेट नीचे आया तो एंगल 90। सर आपने जो बताया कि फ्रिक्शन लेके करेंगे तो नहीं आएगा, ये समझ नहीं आया कैसे? भाई मैंने आपको ये कौन सी फोर्स लेके सॉल्व किया है पूरा वर्क डन? किस फोर्स के लिए किया? ग्रेविटेशनल। हाँ mg है ना। आप फोर्स चेंज कर दीजिए। जब मैं आपसे कहूंगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप फ्रिक्शनल को mg तो नहीं लिखोगे, फ्रिक्शन को आप लिखेंगे v into n। यस सर। अब आप सारे वर्क डन कैलकुलेट कीजिए फ्रिक्शन के लिए, हर केस में वर्क डन लगाएगा। यहाँ 3 केस करके दिखाया ना, वर्टिकली ऊपर ले जाओ, फिर इंक्लाइन प्लेन से ले जाओ, फिर कुछ स्टेप्स बना कर ले जाओ। जब आप यही काम फ्रिक्शन से करोगे तो तीनों वर्क डन लगोगे, तो ये शो कर देगा कि फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है। अच्छा ओके सर। रब कर दूं इसको? यस सर। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ ऐसे। कंजर्वेटिव के बाद द नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो पर्टिकुलर फोर्सेस हैं जहां वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। अब आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहे सेम हो, आप पाथ चेंज कर दीजिए, वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वर्क डन, ये वो फोर्स है, फोर्सेस फॉर विच वर्क डन डिपेंड्स on initial and final position. तो ये फोर्सेस हैं जिनके लिए वर्क डन डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी फोर्सेस को आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। मींस आप ए से बी जाइए इस पाथ से, ए से बी चाहिए आप इस पाथ से, और आप ए से बी जाइए इस पाथ से। तीनों पाथ अलग, वर्क डन अलग। बस जो प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव की थी उनमें नॉट लगा दो, नॉन कंजर्वेटिव किया जाएंगे। कई एग्जांपल्स हैं, लाइक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस फोर्स पढ़ेंगे हम फ्लूइड में, नॉन कंजर्वेटिव। एक और प्रॉपर्टी कि क्लोज पाथ में अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। सर इससे पहले वाले कंजर्वेटिव फोर्स में भी तो आपने ही लिखाया था, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन सॉरी डज नॉट। एक सेकंड पढ़ना जरा एक बार सवाल, क्या लिखा है डेफिनेशन कंजर्वेटिव की? Forces for which work done is independent of path, it depends only in initial and final position. अब क्या लिखा है?
So force for which work done depends on initial and final position. path followed. वहाँ इंडिपेंडेंट था, यहाँ डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लोज पाथ में वर्क डन नॉन जीरो होगा। सर एक मिनट बचे, एक मिनट। सर वहाँ पे भी डिपेंडेंट ही था। एक सेकंड। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं आएगा। वहां था वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस यहाँ पर है डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके। तो जब आप क्लोज पाथ लोगे, उस क्लोज पाथ में ये वर्क डन नॉन जीरो आएगा। अब एक चीज और है, अगर हाँ शफक अब बताओ क्या पूछ रहे हो? नहीं सर, आगे यही पूछ रही थी, डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तो एनर्जी वर्क डन का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, या एनर्जी का कुछ पार्ट डिसिपेटेड एज हीट, हमेशा हीट जनरेट होगी। जैसे कार जब रोड पर जब चलती है तो कार का टायर हीटअप हो जाता है। हीटअप होने का रीजन यही है कि फ्रिक्शन की वजह से कार की एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी आपके सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी So heat में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। not valid for non-conservative forces. चलिए इतना लिखिए। ये तो जस्ट रिवर्स हो गई, जो कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी थी उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया। इतना लिखो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कोसिटी आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो फ्लूइड में एक्ट करता है, लिक्विड्स में एक्ट करता है, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। इसमें नॉन जीरो कैसे हो गया सर वर्क डन क्लोज पाथ में? वर्क डन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मुझे कोई एक एग्जांपल लेना होगा। मतलब ये मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वाले में ग्रेविटेशन लेकर प्रूफ करवाया था। यस सर। मैं इसमें फ्रिक्शन लेके प्रूफ करा सकता हूँ। मतलब ऐसे नहीं लिख कर दिखा सकता मैं कि ये कैसे आया एज प्रॉपर्टी। बस मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ए से बी जब आप इस पाथ से जाओगे तो वर्क डन कुछ और होगा, जब आप इस पाथ से आओगे तो वर्क डन कुछ और होगा, कैंसिल नहीं होगा। पहले वर्क डन सेम था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेगेटिव हो रहा था। ओके सर। मिस्टर जीरो, रब करूँ सो? नो सर। सर जी। सर अगर हम किसी क्लोज्ड पाथ में चल रहे हैं तो वो कंजर्वेटिव होगी कि नॉन कंजर्वेटिव? किस फोर्स की बात कर रही हैं आप? अगर आप चल रही हैं तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, आप पर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रही है, और आपकी मस्कुलर फोर्स भी एक्ट कर रही होगी जो आगे मूव करा रही है। आप किस फोर्स के लिए, किस फोर्स को आप कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव देखना चाहते हैं? अच्छा सर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन के लिए नॉन कंजर्वेटिव। तो फोर्स कंजर्वेटिव है ना, मोशन नहीं। यस सर, यस सर। ओके सर। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ओके सर। रब कर दूं इसको? यस सर। अच्छा, अब ना इसमें हमेशा कुछ लोग परेशान रहेंगे कि कब जीरो होता है वर्क डन। मतलब मैंने ये दो चीजें लिख दी। मैंने लास्ट वाले केस में लिख दिया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो होगा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए जीरो नहीं है।
हालांकि इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम का, लेकिन आप में से कई लोग परेशान रहेंगे हमेशा कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं उस चीज को करके दिखा देता हूँ। मैं ये करके दिखा देता हूँ कि एक क्लोज पाथ ले लेता हूँ। क्लोज पाथ ऐसा लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं, थोड़ा टफ भी हो जाएगा। या चलो इंक्लाइन प्लेन ले लो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस एंगल इज थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है, फिर नीचे आती है। मुझे चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैं ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर क्लोज्ड पाथ कितना होना चाहिए भाई? नॉन जीरो। जीरो। Closed path, gravity is a conservative force. For a closed path, work done is zero. Closed path में इसे कह सकता हूँ कि मैं A से B ले जाऊँ और B से A ले आऊँ वापस? जी सर। यस सर। तो पहले मैं लेता हूँ work done from A to B. डिस्प्लेसमेंट को कुछ मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऐसे। अभी 2 मिनट पहले सिखाया, उम्मीद है नहीं भूले होंगे। यहाँ mg sin थीटा ऐड करा। अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट इज s। तो लिख सकते हो ना A से B जो वर्क डन होगा f और बार बता दीजिए। cos phi। अरे ये जो लास्ट लिखवाया था मैंने वर्क डन, देखो जरा, अभी जब प्रूव किया था कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, उसमें सेकंड पार्ट जो करा सर वही क्वेश्चन है। उसी चीज को यूज कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मास है m, इससे पहले मैं A से B लेकर जा रहा हूँ, फिर मैं B से A लेकर आ रहा हूँ। मुझे ग्रेविटी का टोटल वर्क डन चाहिए, ठीक है? तो ये सिखाया था वो वेट का कंपोनेंट ऐड। तो ये A से B में जो वर्क डन होगा, फोर्स इज mg sin थीटा, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है ऐसे। एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 180 A से B वर्क डन आ गया माइनस mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय s। इट्स फर्स्ट इक्वेशन। मुझे चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम B टू A। नीचे भी तो लाना है। भाई बताइए, B से A आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। 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 नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। अभी बताओ डिस्प्लेसमेंट नीचे है अब साइन में आएगा सर, नेगेटिव साइन। तो ये आएगा, अब भी आएगा ना fs cos phi। जी सर। यस सर। जी sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट अब भी s। एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क डन B से A आ गया mg sin थीटा into s। टोटल वर्क डन क्या होगा? ऐड ही तो करोगे, जीरो। उस पाथ में ऐड कर दो। अभी रशाद तुम्हें जीरो को लेके परेशान थे। फोर्स कांस्टेंट थी, इसीलिए इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ी। वेरिएबल होती तो इंटीग्रेट भी करना पड़ता। ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे तो उसे इंटीग्रेट भी कर लेंगे। भाई क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ये सही। हाँ जी, सही है। वर्क डन ए बी एफ एस कॉस के आगे आई क्यों लिखा है आपने? फाई से लेकर, क्योंकि थीटा बच्चे मैंने इसे यूज कर लिया है, मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाता है। फाई इज एंगल बिटवीन mg sin थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट। फाई एंगल होता है ना, तो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मैंने फाई लिया। एक फोर्स मेरी mg sin थीटा है, एक वेक्टर मेरा s है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाई है। जी क्लियर है ये? भाई जो भी फाई के लिए पूछ रहा था समझ में आया? फाई की यस आ गया। कंफ्यूजन से बचना मेरे। अब अगर ग्रेविटी तो चलिए कंजर्वेटिव थी तो जीरो आ गया, फ्रिक्शन तो कंजर्वेटिव नहीं होता। मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालता हूँ।
भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन याद है कुछ कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है? Opposite of motion. Opposite to the motion. तो ये बॉडी है, पहले ऊपर लेके चलते हैं, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे नीचे mg sin theta. फ्रिक्शन को फ्रिक्शन ही रहने देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। मुझे वर्क डन चाहिए ए से बी, कितना हो जाएगा? ये होता है ना एफ एस cos phi. F is frictional force, S is displacement. Angle कितना है दोनों के बीच में? 180 minus fs. B से A जब लोगे अब जब ये नीचे आएगा तो मुझे बताओगे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? Upwards. Work done. So जब आप B से A लेंगे आप कहेंगे कि बॉडी नीचे आ रही है, तो जब ये बॉडी नीचे आएगी, this is B, this is A, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल कितना है? 180. डायरेक्टली Fs cos 180। तो ये कितना आ गया? Minus fs. क्या टोटल जीरो दिख रहा है? No. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. जीरो तो नहीं है। 2fs. So फ्रिक्शन में जीरो नहीं आ रहा, दैट मींस फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी में जीरो आ रहा था, इसलिए ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो वहां वो प्रॉपर्टीज डिफाइन। अब जो फोर्स उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए कि उसे आप कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव वाले में डाल देंगे। चलिए इतना लिखिए। हालांकि डिस्कशन आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, बट कुछ लोग परेशान थे तो उसका सर तो ऐसे फ्रिक्शन को इस तरह प्रूव करने के लिए आ सकता है ना कि वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। यूजुअली आता नहीं यार, बहुत बेसिक सी चीज है। इतना लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करना है। यस Yes. No, sir. Wait. No, sir. यस सर। चलो सब लिख लें तो बताना मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई जिसने नहीं लिखा था वो बता दो मुझे, रब करते हैं फिर आगे बढ़ता है। सर अभी रुक जाइए। अभी लिख लिया? Yes, sir. Sure. So that was about conservative and non-conservative. So potential energy से start. पोटेंशियल एनर्जी शुरू करने से पहले जिसको भी mgh याद है उसे भूल जाओ। मतलब जिन्हें याद है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, भूल जाइए। नंबर बड़ा परेशान करेगा मुझे वो समझाना है कि mgh नहीं है। Potential energy is a type of energy
जिसके कई रिलेशंस हो सकते हैं, कई फॉर्म्स हो सकती हैं। अगले 2 साल में आप 10-12 फॉर्म्स पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ लेंगे, जिसमें से एक MGH है। सो पहले समझिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में क्यों आती है। MGH किसका फॉर्म है, कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। भूल जाओ, लेकिन अभी भूल जाओ, कुछ नहीं है, समझो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में पहले हम समझेंगे क्यों आती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर देखेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप लिख कर आओगे। फिर हम वो डेफिनेशन करेंगे जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी is the energy possessed by a body due to its position in a field of force. Or due to its configuration. बड़े बड़े वर्ड है सर, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो इन सब चीजों का मतलब क्या है, इनके पीछे की फिजिक्स क्या है। पहले समझो, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में तब आएगी जब आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करें। अगर कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी, किसी सिस्टम में एक्ट कर रही है, तो सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इन वन लाइन जितनी कहानी लिखी हुई है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, इट इज ड्यू टू कंजर्वेटिव interactions. Conservative interaction means conservative forces. समझो कैसे भाई, जैसे एक मास है, कैपिटल है, आपने एक मास और ले लिया, स्मॉल है। ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होती है या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के पास अट्रैक्ट क्यों करेंगे सर ये? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पेन को छोड़ दो, पेन नीचे जाता है? जरा छोड़ो एक बार पेन को, या मोबाइल को छोड़ो, स्क्रीन पर। सर वो नहीं कह रही, तो ये तो एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं? हाँ तो एक दूसरे को तो करेंगे। मोबाइल क्यों नीचे जा रहा है, पहले मुझे स्टार्ट दो, एक बार करके देखो, जाता है नहीं जाता? गया नीचे या नहीं गया? देखो कहीं भी अगर आपके पास दो मासेस है ना, वो मासेस एक दूसरे को हर जगह अट्रैक्ट कर, कहीं भी दो मासेस है। वही रीजन है कि अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूँ, ये पेन नीचे जाता है। इस पेन के नीचे जाने का रीजन ये है कि एक मास पेन का है, एक मास अर्थ का है। अर्थ इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर ये अर्थ है क्या? हाँ, बड़ा वाला अर्थ है क्या? कुछ नहीं, अर्थ की जरूरत नहीं है। कोई भी दो मास, एक ये स्मॉल पेन, एक ये पेन, ये दो पेन है, दोनों में मास, तो दोनों पेन भी अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बस अभी आपको अट्रैक्ट करते हुए दिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि नीचे अर्थ है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अर्थ इन दोनों को ना अपनी तरफ खींच रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से। तो बेचारे एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो अर्थ की फोर्स के कंपेरेबल वीक है, इसीलिए नहीं खींच। आप नीचे से अर्थ हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये एकदम स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर दो मासेस हैं, वो मासेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव होती है, तो वहां पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो वर्ड लिखा है ना, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, वो बेसिकली यही शो कर रहा है। इस चीज को शो करने का एक तरीका और भी होता है, भाई ये मास अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा। फील्ड वाला डिस्कशन हम ग्रेविटेशन में करेंगे, लेकिन अगर कोई समझ सकता है इस लेवल पर, तो मैं बस एक स्टेटमेंट बोलकर आगे निकल जाऊँ। इसका मतलब यही है कंजर्वेटिव फोर्स, ये मास अपनी एक फील्ड जनरेट करेगा, वो फील्ड स्मॉल एम पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो स्टेटमेंट तो ये जो फील्ड होगी, ये उसके मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करेगी क्या? बिल्कुल, जितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा फील्ड।
सो जहां भी इन शॉर्ट जहां भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस आएंगे वहां फोर्सेस की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एक और एग्जांपल दो। सर हाँ शफक बोलो। सर ये मतलब बड़ा वाला एम ये स्मॉल एम को अपनी तरफ वो करेगा ना, खींचेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। एक्शन रिएक्शन लॉज ऑफ मोशन भूल नहीं। अगर कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगाएगा तो स्मॉल एम भी तो कैपिटल एम पे लगाएगा। भाई ये पेन नीचे जाता हुआ दिख रहा है? यस सर, कौन खींच रहा है इसे नीचे? ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो ये भी तो अर्थ पर रिएक्शन करेगा। अर्थ भी तो इसे ऊपर खींचेगा, ये भी तो अर्थ को ऊपर खींचेगा। तो ये भी बेचारा अर्थ को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थ इतना हैवी है कि अर्थ ऊपर नहीं जाता। ओके सर। अब एक प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने ले लिया। अब बताओ भाई क्या ये भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? यस सर। कौन सी फोर्स होती है यहाँ? अच्छा फोर्स भी नहीं जानते? अबे प्लस क्यू माइनस क्यू किस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं क्या? नहीं वो मैग्नेट के लिए है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, तो आप इसकी जो एनर्जी होगी उसे कहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक फोर्स यहीं से डिराइव हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको भी ऐसे लिख सकते हो कि एक चार्ज ने फील्ड जनरेट करी होगी, वो फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में रख दें तो वो दोनों चिपक जाएंगे। बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल। सर उस फोर्स का क्या नेम है? ये जो मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरह आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी मास की वो तो ग्रेविटी लगा रही है ना। हाँ तो ग्रेविटी फोर्स का नाम है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। सर फिर तो सारे सैटेलाइट चिपक जाते होंगे। अगर वो रेस्ट में आ जाए, वो घूम रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें रोटेट करने के लिए सेंटीपीटल फोर्स देने में काम आ जाती है, वरना अगर वो रुक जाए तो स्टिक कर जाए। एक और एग्जांपल है, वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब तुम स्ट्रेच कर दोगे तो स्प्रिंग में भी एक इलास्टिक फोर्स आएगी। वो इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। तो अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन्हें पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही कॉज है इनका, कंजर्वेटिव इंटरेक्शन, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी है। इंटरेक्शन के टाइप्स अलग है तो नाम अलग हो गए, लेकिन कॉज तो एक ही है ना, इंटरेक्शन। कहीं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है कंजर्वेटिव, कहीं इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है कंजर्वेटिव, कहीं इलास्टिक है कंजर्वेटिव, लेकिन है तो सारे कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आई उसे आपने पोटेंशियल एनर्जी कह दी। यस सर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। जहां भी आपके पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगी, उस कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब ये तो हो गया व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। इसे कैलकुलेट करोगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लेकर आओगे पोटेंशियल एनर्जी? तो वो डेफिनेशन देखते हैं, इतना लिख लीजिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक बार बता दीजिए। और स्प्रिंग को खींच दिया, क्या होता है अरशाद? स्प्रिंग अपनी जगह रह जाती है या वापस आती है? सर वापस आ जाता है खींचने के बाद। तो किसी फोर्स से वापस आ रही हो ना, कोई फोर्स होगी ना जो स्प्रिंग को वापस अपनी जगह ला रही है। यस सर। उसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ओके। इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो जब इलास्टिक फोर्स एक्ट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात है। सर सारी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव होती है ना? वो गलत स्टेटमेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेटिव नहीं होती, फोर्स कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। हाँ जी। हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस वजह से आती है ना, मतलब किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं। अब अभी तो कहा था एमजीएस भूल जा, यहाँ चार्ज को किस हाइट पे लेके जा रहा है? नहीं लेके जा रहा है। अच्छा मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन, मतलब सर थोड़ा समझा सकते हैं सर आप? इतनी देर से क्या कर रहा था मैं?
मतलब सर ये सारा समझ आ गया सर मुझे, आप जो बोलना चाह रहे हैं सर इन एग्जांपल्स में। हाइट आप कह रहे हैं ना, हाँ हाँ वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वन एग्जाम्पल। ठीक है। बिना हाइट पे, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरेक्शन चाहिए भाई, ये अर्थ है, आप अर्थ की सरफेस पे रख दीजिए भाई, इंटरेक्शन तो हो रहा है ना अर्थ में और बॉडी में, जी सर। पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम कैलकुलेट करेंगे इससे ग्रेविटेशन में। ओके सर। जहां भी इंटरेक्शन, हाइट फाइट, इसीलिए मैंने कहा था एमजीएच भूल जाना शुरू करने से पहले। आपको ये देखना है कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हाइट पर ले जाकर एक्ट कर रही है तो भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, बिना हाइट पे ले जाए वो एक्ट कर रही है तब भी, स्प्रिंग को खींच के कर रही है तब भी पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर ओके सर। मोशन के बाद जो एनर्जी कंजर्व होगी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं। मरियम ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर किसी भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगी, अब भाई मोशन में तो फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो सकती है। कंजर्व होना लिटरेचर का एक वर्ड है, वो जहां कंजर्व आ जाए उसे कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कह देते। कंजर्व होने का मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा। एनर्जी में जब हम कंजर्व यूज करते हैं दैट्स अ वर्ड ऑफ लिटरेचर, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज चेंज नहीं हो रही। जब आप फोर्स में कंजर्वेटिव लगा देते हैं तो फिर आप टेक्निकली फिजिक्स में आ गए। कंजर्वेटिव फोर्स मींस फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो जो आपने लिखा है अभी उसका कोई सेंस नहीं है बच्चे, मतलब वो तो सेंसलेस सेंटेंस है। पोटेंशियल एनर्जी तब एक्ट करेगी जब आपके सिस्टम में फोर्सेस होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसी भी हो सकती है, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस ग्रेविटेशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और स्प्रिंग भी। इसके अलावा जो आएंगी उन सबको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ही ले जाएंगे। ये तीन मेजर टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज हैं जो आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव तो वहां से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि टेंशन की पोटेंशियल एनर्जी, टेंशन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो टेंशन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मरियम ये क्लियर हुआ बच्चे? बहुत क्रूशियल है, अगर ये यहीं बिगड़ गया ना इस स्टेज पे तो आगे की सारी कहानी बिगड़ दी जाएगी। यस सर, मतलब जो कंजर्वेटिव एनर्जी फोर्स होंगी उसकी वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस वो होगी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द रॉन्ग वर्ड। उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसे हम सर सर इलास्टिक एनर्जी को ही पोटेंशियल कहेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल जी, इलास्टिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी सवाल है एज अ जनरल टर्म। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स की वजह से आए तो इलास्टिक पोटेंशियल। अलग अलग टाइप की पोटेंशियल। जी कोई कुछ पूछ रहा था? सर सिर्फ 3 ही तरह की है पोटेंशियल एनर्जी और बाकी जितनी भी आएगी अब कंजर्वेटिव वो इसमें इलास्टिक में हो जाएगी। बिल्कुल। ओके सर। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे सर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है तो सर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी? नहीं, वर्क डन 0 होगा क्लोज पाथ में। हाँ अगर क्लोज पाथ में यस, चेंज 0 आ जाए। बिल्कुल, अगर आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही सेम कर दी तो चेंज तो 0 आ गया ना पोटेंशियल। ओके सर ओके सर। आप तो मुझसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी 2 जूल थी, मैं फिर यहीं आ गया तो यहाँ भी 2 जूल हो गए, डिफरेंस बता दीजिए। ओके सर। हाँ जी रब कर दूं इसे? यस सर। यस सर। अच्छा अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये एक्सप्लेन हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है? कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कि आपकी स्प्रिंग थी पहले अनस्ट्रेच थी तो एक कॉन्फ़िगरेशन थी स्प्रिंग की, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई स्प्रिंग की। ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेच कर दिया तो इलास्टिक फोर्स आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है।
अच्छा भाई, ये जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, ऐसे ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम है। बेसिकली ये थ्योरम नहीं है, फैक्ट है, इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसको यूज कर कर आगे सब कुछ डिराइव करेंगे। लाइक आज के बाद अगले 2 साल आप जो भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी यहीं से आती है। तो ये थ्योरम कहती है आपका सिस्टम है जो किसी एक पोजीशन ए पर था। आप अगर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो मास पहले ए पर था, फिर मास बी पे चला गया। आप चार्जेस की बात कर रहे हैं तो चार्ज पहले ए पर था, चार्ज बी पर चला गया। आप अगर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग को पहले आपने ए तक स्ट्रेच किया था, फिर आपने बी तक स्ट्रेच कर दिया। तो जब सिस्टम आपका पोजीशन ए पर है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है विच इज यू। जब आपका सिस्टम बी पर चला गया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई विच इज यू। सो यू ए एंड यू बी potential energies at A. पोजीशन ए और पोजीशन बी में जो पोटेंशियल एनर्जीज होंगी दे आर यू ए एंड यू। आपको चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं। यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई चेंज डेल्टा यू होगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, अब इस थ्योरम में मैं 2 टर्म्स यूज करूंगा, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। तो देखिए, इंटरनल का मतलब है जो फोर्स सिस्टम एग्जर्ट कर रहा हो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं अर्थ और ये पेन एक सिस्टम है। दोबारा सुन लीजिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस में टर्म्स यूज करूंगा। इंटरनल फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो सिस्टम अप्लाई करता है। मैं लिख दूंगा, पहले मैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन कर दूं, फिर वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पे आता हूं। इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स मींस फोर्स applied by the parts of system. एग्जाम्पल देखिए इंटरनल फोर्स का। अर्थ और पेन का सिस्टम ले रहा हूं, तो आपके सिस्टम में एक चीज अर्थ है और दूसरी चीज पेन है। अर्थ पेन पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इंटरनल, पेन अर्थ पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इंटरनल। कोई और सिस्टम ले लूं, एक पेन 2 पेन, इन 2 पेन का सिस्टम ले लिया। ये पेन इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इंटरनल, ये वाला पेन इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा इंटरनल। तो जो पार्ट सिस्टम अप्लाई करेगा वो फोर्स, सिस्टम का पार्ट जो भी फोर्स अप्लाई करता है वो इंटरनल। अब सिस्टम के बाहर की अगर कोई चीज है वो फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो एक्सटर्नल। में इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिटरेचर से लिए हुए। एक फैमिली है, फैमिली में 4 लोग हैं, वो 4 लोग एक दूसरे के लिए जो भी फोर्सेस, जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरनल मैटर्स है। बाहर का जो आदमी कुछ करेगा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी सिस्टम आपको पहले डिसाइड करना होगा, फैमिली में डिसाइड करना होगा कि फैमिली में है कौन कौन। मदर, फादर, एक ब्रदर और एक सिस्टर, ये 4 लोगों की फैमिली है। तो अब इनके जो मैटर्स हैं वो इंटरनल है। अगर कोई बाहर से आता है उसके जो मैटर्स होंगे वो उसकी फैमिली के लिए एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए पहले आपको सिस्टम डिफाइन करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा पेन और अर्थ का सिस्टम है। अर्थ पेन पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट्स इंटरनल, पेन अर्थ पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट्स इंटरनल, ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर मैं पेन को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं अर्थ में से हूँ ना मैं पेन में से हूँ, तो एक्सटर्नल एजेंसी है। मैंने जो पेन पर फोर्स अप्लाई करी वो एक्सटर्नल हो जाएगी। फोर्स, तो एक्सटर्नल मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय एजेंसी आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम से बाहर की जो एजेंसी फोर्स अप्लाई करेगी उसे एक्सटर्नल कहेंगे। एक बार और वर्क पोटेंशियल एनर्जी देखो, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम कहता है आपका सिस्टम पहले ए पोजीशन पर था। सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक मास को पहले ए पे रखा फिर बी पे रख दिया,
जब ए पर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी यू ए थी, जब बी पर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी यू। ए से बी जाने में पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया, उसे मैंने यू बी माइनस यू ए कह दिया। यहाँ तक बताइए, तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन लिखी है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम नहीं लिखी। यहाँ तक बताइए, क्लियर है ना? सर सर जब आपने एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल दिया कि आप पेन ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सर आप भी तो सिस्टम में इंक्लूड हुए। नहीं, पहले मैंने सिस्टम को डिफाइन कर दिया। मैंने कहा भाई पेन और अर्थ का सिस्टम है, बस ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि ये सिस्टम। अब इनके अलावा यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब एक्सटर्नल। ओके सर। सर हमें कैसे पता चलेगा सर कि सिस्टम कौन सा है सर? हाँ, वो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। ये डिसीजन आपके हाथ में हो। जैसे एक गन है और उसकी एक बुलेट है, तो आप डिफाइन, आपकी मर्जी है, आप ये कहो कि गन मेरा सिस्टम है तो बुलेट एक्सटर्नल हो जाएगी। लेकिन हम आगे देखेंगे प्रॉब्लम जिसमें अगर गन और बुलेट को एक सिंगल सिस्टम मान ले तो जरा आसानी से सॉल्व हो जाती है। गन बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, बुलेट गन पे जो फोर्स अप्लाई करेगी, वो इंटरनल होगी। सवाल है मास से उनकी जगह बदल दी गई। सवाल ए और बी पोजीशन है, जहां पर मैंने एक मास को यहां रखा, फिर मैं उसको उठाकर यहां ले आया, पोजीशन चेंज कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। ये मासेस की पोजीशन भी हो सकती है, चार्जेस की पोजीशन भी हो सकती है, ये स्प्रिंग की पोजीशन भी हो सकती है। पहले यहां तक खींचा फिर यहां तक स्ट्रेच कर दिया, तो आपका सिस्टम पहले ए पोजीशन में था फिर बी पोजीशन। चार्ज, मास, स्प्रिंग कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। सिस्टम पे डिपेंड करेगा आप कौन सा सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। फातिमा, अर्थ और पेन वाले एग्जाम जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल है। फातिमा देखिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ऐसे लिखना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेन बाय अर्थ इज इंटरनल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय पेन इज इंटरनल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पेन बाय मोबाइल फोन, मोबाइल लगा हुआ हो सकता है ये भी फोर्स अप्लाई कर दे, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको डिफाइन करना होगा कि आप ग्रेविटी किसकी ग्रेविटेशन फोर्स, भाई इंटरनल एक्सटर्नल और यहां तक आया आप लोगों की समझ में? यस सर। यस अगर ये बिगड़ा तो अगले 2 साल आप बहुत परेशान रहेंगे। हर चैप्टर में आप पोटेंशियल एनर्जी जरूर कैलकुलेट किया करें, और उसको कैलकुलेट करने का एक यही मेथड है। तो सर जो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने मतलब बताया था कि इंटरनल फोर्स होगी, तो सर वो इंटरनल फोर्स कैसे हुई? इंटरनल फोर्स, हाँ, जो कि मान लीजिए एक बस है, ये बस मूव कर रही है, तो जब ये बस मूव करेगी इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ, इंजन की फोर्स की वजह से जाएगी ना, तो इंजन। सर ओके सर। सो अब ये जो वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसे हम डिराइव नहीं करेंगे, स्टेटमेंट को यूज कर आगे डिराइव किया करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which is UB minus UA is work done by external force in carrying your system from A to B। एक ये स्टेटमेंट है कि सिस्टम को A से B तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क डन करेगा वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म में आता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज UB माइनस UA इज माइनस ऑफ WAB इंटर। अगर इस इंटरनल फोर्स की वजह से आप वर्क डन ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप ले रहे हैं तो पॉजिटिव। मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा, मतलब ये बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज है जैसे कंजर्वेटिव की। कुछ एग्जांपल्स लेके मैं इसे क्लैरिफाई कर दूंगा जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो क्लैरिफाई करूंगा एग्जांपल्स। सर ये इंटरनल में नेगेटिव साइन क्यों है? हाँ, ये एग्जांपल लेके बच्चे क्लैरिफाई होगा, अभी नहीं कर सकता मैं, जब तक मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लूंगा मैं समझा नहीं पाऊंगा। ओके सर। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो बिना एग्जांपल के नहीं समझाया जाता। तो जैसे ही मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी करूंगा दिस इज ट्रिगर, मतलब वहां स्टार्ट करते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि ओके सर तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जिससे हम सारी पोटेंशियल एनर्जीज डिराइव करेंगे। आपका एमजीएच भी यहीं से डिराइव हुआ, उसके अलावा भी जो कुछ आएगा आगे वो सब यहीं से डिराइव हुआ। दिस इज जनरल। सर हम इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जांपल से पता करेंगे। जी
अलग अलग केसेस में इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग। सर तो हमेशा ऐसे ही होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल ही होगा? बिल्कुल हमेशा, मतलब ये तो हमेशा हो ही सकता है, किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल तो जरूर होगा। यस। शफक, इंटरनल फोर्स नेगेटिव नहीं होगी, इंटरनल फोर्स का वर्क डन भी जरूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, बट जो भी इंटरनल फोर्स का वर्क डन आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। ओके सर। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा सब्र करना होगा, उसके बाद दिखने लगेंगे। ये आज का जो मैंने पूरा 1.5 घंटा डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन 10 मिनट में भी वाइंड अप हो सकता था। ये 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा देने की वजह ये कि ये डिस्कशन अगले कई साल, एटलीस्ट 2 साल तो आप यूज करेंगे। ये यहाँ बिगड़ा तो आगे बड़ी परेशानी है। सर जैसे हमें पोटेंशियल एनर्जी में पता चल गया कि वो एक्सटर्नल है, तब हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर पता चल गया वो इंटरनल है तो नीचे। देखिए पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी तो एक ही है। उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स का भी सहारा ले सकते हैं, हम इंटरनल फोर्स का भी सहारा ले सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को यूज करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव की इक्वल हो जाएगी, अगर हम इंटरनल फोर्स के वर्क डन को यूज करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ। पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इंटरनल नहीं होती, फोर्स एक्सटर्नल इंटरनल। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन से कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव साइन आएगा, अगर इंटरनल फोर्स के वर्क डन से कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव साइन आएगा। बट दोनों से फाइनल आंसर सेम रहेगा। कैसे फाइनल आंसर सेम आता है इन सब के लिए नेक्स्ट क्लास तक वेट करना होगा। एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी ये भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे आगे। इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जी बताइए सर। मैं ये पूछ रही थी कि एक्सटर्नल में, सर एक्सटर्नल में भी B2A ही सिस्टम है और इंटरनल में भी B से A है, तो फिर सर अभी तो आप कह रहे थे कि तीसरा सिस्टम कोई आ गया तब वो हमारा वो एक्सटर्नल हो जाएगा। फोर्स आ गई, बॉडी तो वहीं जा रही है। जैसे पेन है, इस पेन को मैं 1 से B तक लेकर जा रहा हूँ, ऐसे लेकर जा रहा हूँ, तो देखो इस पर मेरे हाथ से जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कैसी है, एक्सटर्नल। यस सर। वो भी उसी पोजीशन तक लेकर गई, और जब मैं इसी, ये A है मेरा हाथ की पोजीशन A और ऊपर जो रख रहा हूँ B, तो ये एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है। क्या ग्रेविटी एक्ट कर रही है? ग्रेविटी नहीं कर रही, आपके ग्रेविटेशन पुल तो काम कर ही रहा है, उसके अगेंस्ट तो मैं उठा के ले जा रहा हूं। यस सर, यस सर, यस सर। एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों एक साथ एक्ट कर रही हैं। यस सर। तो अगर मैं एक्सटर्नल के वर्क डन से लूंगा तो पॉजिटिव आएगा, इंटरनल के वर्क डन से लूंगा नेगेटिव आएगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ना मैथमेटिकली आपको दिखा पाऊँ, थोड़ा पेशेंस रखो, ये नेक्स्ट क्लास में दिख जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें अच्छा। और संडे जो क्लास होती थी 9 बजे, पिछले 1-2 वीक से मैं सुबह 8 बजे ले रहा हूँ। तो अगर किसी को टाइमिंग्स में कंफ्यूजन है, सुबह 8 बजे होती है क्लास। कौन सी क्लास? वही संडे जो जेई वाली हम क्लास लेते थे, सुबह 8 बजे होती है। सर डाउट क्लास बता रहे थे टाइम? सुबह 8 बजे। सर क्या बोला आपने, आवाज नहीं आई। जेई वाली क्लास जो संडे 9 बजे होती थी, पिछले 2 हफ्ते से सुबह 8 बजे होती है। यस सर। तो जिसको नहीं पता वो सुबह 8 बजे। यस सर, लेकिन सर डाउट क्लास उसी में ले लेंगे। डाउट नहीं, डाउट्स भी उसी में, जेई और नीट का जो थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाता था वो भी उसी में ले लेंगे। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। सर वेक्टर्स के बैकअप की क्लास कब? अच्छा, वेक्टर्स का बैकअप मैं कई बार दे चुका हूँ। कौन कह रहा है?